Good evening, students. So, this is our lecture number 7 on the Bharati Sakshi Adhiniyam 2023. And today we are going to cover two topics in our lecture number 7. That is, we will try to understand the difference between fact and evidence. And thereafter, we will move towards the admissibility and reliability of facts and evidence. ठीक है, आज ये दो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे अपने लेक्चर में. अब इससे पहले मैं अपने लेक्चर को शुरू करूं, मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो मैं जो भी ये लेक्चर्स बनाता हूं इसके नोट्स मैं पैरेलली टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करता हूं. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है. एंड अगेन, मैं जो भी ये लेक्चर्स बनाता हूँ, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा. नेक्स्ट लेक्चर में मैं सारे के सारे डाउट्स को एड्रेस करता हूँ. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर. तो आज सबसे पहले हम फैक्ट एंड एविडेंस के डिफरेंस के टॉपिक को कवर करेंगे. ठीक है. क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आप में काफ़ी लोगों को ये डाउट होगा कि आखिर फैक्ट और एविडेंस में डिफरेंस क्या है. आर दे सेम और आर दे डिफरेंट? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ठीक है. ठीक है. अब देखिए, ये चीज समझाने के लिए कि फैक्ट और एविडेंस में क्या डिफरेंस होता है, मुझे ना थोड़ा सा आपको रीकैप देना पड़ेगा. ठीक है. अगर आपको याद हो, मैंने आपको फैक्ट के बारे में पढ़ाया था. ठीक है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज F भारतीय साक्ष्य अधिनियम का फैक्ट को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है. द फैक्ट कैन ईदर बी मेंटल और द फैक्ट कैन ईदर बी फिजिकल. ठीक है. देर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी ऑफ अ फैक्ट. इट कैन ओनली बी क्लासिफाइड इनटू टू, मेंटल और फिजिकल. मेंटल फैक्ट हम किसे कहते हैं? एनी फैक्ट अबाउट विच अ पर्सन इज कॉन्शियस अबाउट. एंड फिजिकल फैक्ट हम किसे कहते हैं? एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स एंड रिलेशन ऑफ थिंग्स विच कैन बी परसीव थ्रू सेंसेस. इज दैट क्लियर? ये आपको पता है ना, मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा. फिर उसके बाद हमने सेक्शन 2(1)(k) किया था. ठीक है. सेक्शन 2(1)(k) विच डिफाइंस रेलिवेंट. ये बेसिकली ये हमें गाइडलाइन देता है कि कब एक फैक्ट रेलिवेंट हो जाता है. हमने ये समझा था कि एनी फैक्ट इन आइसोलेशन इज नॉट रेलिवेंट until it gets connected to either a fact in issue or relevant fact. इतना आपको क्लियर है? ठीक है. नाउ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड एविडेंस? अगर आपको सेक्शन 3 याद हो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, ठीक है, अगर आपको सेक्शन 3 याद हो तो हमने क्या पढ़ा था वहां पर कि एविडेंस may be given to show the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant. सेक्शन 3 के अंदर हमने ये समझा था कि एविडेंस हम किस पर्पज से देंगे? हम एविडेंस देंगे दैट कैन ईदर बी ओरल और डॉक्यूमेंट्री. हम एविडेंस देंगे ओरल या डॉक्यूमेंट्री टू ईदर प्रूव अ फैक्ट इन इशू और अ रेलेवेंट फैक्ट. ठीक है. टू शो द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस. तो सेक्शन 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ये बहुत ही डिस्टिंक्टली ये चीज कहता है कि एविडेंस हम सिर्फ तब अलाउ करेंगे जब आप एविडेंस दे रहे होगे टू शो द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट. इज दैट क्लियर? इसमें आपको कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है. तो फैक्ट और एविडेंस के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि हम एविडेंस देते हैं टू प्रूव अ फैक्ट. एविडेंस इज अ प्रूफ विच इवेंचुअली प्रूव अ फैक्ट. ठीक है. एविडेंस इज अ प्रूफ विच इवेंचुअली प्रूव अ फैक्ट. मतलब मान लो प्रोसीडिंग के दौरान आप एक फैक्ट रेस करते हो. ठीक है. आप एलाबाई का फैक्ट रेस करते हो कि भाई मैं क्राइम कैसे करूंगा अगर मैं उस जगह पे प्रेजेंट ही नहीं था. अब आपने ये फैक्ट रेस किया तो आपके इस फैक्ट को रेस करते ही कोर्ट उसको एडमिट तो नहीं कर लेगा ना. उसको एडमिट करने के लिए पहले कोर्ट आपसे एविडेंस मांगेगा. तो फिर सपोज आपने एलाबाई का जो आपका डिफेंस है उसको प्रूव करने के लिए आपने एविडेंसेस दिए. ठीक है. दैट मे बी ओरल एविडेंस. आपने अपने ड्राइवर को बुला लिया या आपने अपने किसी क्लोज फ्रेंड को या किसी भी अननोन पर्सन को बुलाया जो कि बोलता है कि हाँ ये मेरे साथ था,
उस टाइम पे प्लेस जब क्राइम अकर हो रहा था उस टाइम पे वहां पर नहीं था, बल्कि मेरे साथ था। आपने ओरल एविडेंस दिया या आपने कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दिया, आपने सीसीटीवी फुटेज से दिखा दिया कि जिस टाइम पर क्राइम हो रहा था आप किसी होटल में थे, वहां के सीसीटीवी फुटेज में आपकी प्रेजेंस है, ठीक है, मतलब क्राइम जो है वो दिल्ली में हो रहा है और आपने राजस्थान के किसी होटल का सीसीटीवी फुटेज लाया और वहां पे दिखाया कि उस टाइम पर आप वहां पर थे, तो इट इज इम्प्रॉबेबल कि आप राजस्थान से दिल्ली जाके वहां पर क्राइम कमिट कर सके। अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा? तो एविडेंस हम देते हैं फैक्ट को प्रूव करने के लिए। इतना आपको क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ नाउ जब हम एविडेंस देके किसी फैक्ट को प्रूव कर देते हैं तो ये पर्टिकुलर फैक्ट इन इटसेल्फ बिकम्स एन एविडेंस। ये भी समझ लीजिएगा, मैं आपको फिर से एकदम क्लियर समझाता हूं चीजें। कोई फैक्ट है, ठीक है, फैक्ट को प्रूव करने के लिए हम एविडेंस देते हैं। ये फैक्ट और एविडेंस के बीच का एक डिफरेंस है। लेकिन जैसे ही कोई फैक्ट प्रूव हो जाता है तो दैट फैक्ट इन इटसेल्फ बिकम एन एविडेंस। दैट्स व्हाई हम रेलेवेंट फैक्ट्स को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल relevant facts as circumstantial evidence and we also call relevant fact as evidentiary facts. ठीक है, once a relevant fact is proved by evidences, once a fact is proved by evidences, तो वहां पर वो पर्टिकुलर फैक्ट जो है इट इन itself becomes an evidence। और हमने सेक्शन 168 के प्रोवाइजो में ये चीज समझा था कि जो जजमेंट है दैट मस्ट बी बेस्ड अपॉन judgment must be based upon facts duly proved, relevant facts duly proved. Is that clear? तो facts and evidence का डिफरेंस आपको समझ में आ गया? एकदम आसान शब्दों में आपको लास्ट टाइम समझा दे रहा। हम कोई फैक्ट ट्रेस करते हैं, ठीक है, दैट फैक्ट, पहले तो आपने कोई फैक्ट ट्रेस किया तो पहला टेस्ट क्या होगा, कोर्ट पहले ये चेक करेगा कि ये जो फैक्ट है ये रेलेवेंट है कि नहीं। ठीक है, हमें ये कैसे पता चलेगा फैक्ट रेलेवेंट है कि नहीं? अगर ये सेक्शन 4 से लेके 50 के बीच में फॉल करता है तो हम ये कह सकते हैं कि दिस फैक्ट इज रेलेवेंट। आप इसको कोर्ट में उठा सकते हो, इस फैक्ट को आप रेस कर सकते हो। दिस फैक्ट इज नॉट इरेलेवेंट टू द केस। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आपने फैक्ट रेस किया, अब उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए आप एविडेंसेस दोगे। ठीक है, अब जो ये एविडेंसेस है दैट कैन ईदर बी ओरल, इट कैन ईदर बी डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, द एविडेंस कैन ईदर बी ओरल और डॉक्यूमेंट्री। आपने ओरल एविडेंस देके या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देके इस पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव कर दिया। ठीक है, आपने इस पर्टिकुलर रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव कर दिया और जैसे ही आप उस रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव कर दोगे तो वैसे ही वो एक एविडेंस बन जाएगा। एंड दैट्स व्हाई वी कॉल रेलेवेंट फैक्ट एज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और एविडेंशियली फैक्ट्स। और जब वो रेलेवेंट फैक्ट प्रूव हो जाएगा तो उसके बाद जो जज है वो अपना जजमेंट बेस कर सकता है ऑन दैट प्रूव्ड ड्यूली प्रूव्ड रेलेवेंट फैक्ट एज पर सेक्शन 168 प्रोवाइजो 1। ठीक है, सेक्शन 168 प्रोवाइजो 1 जो है वो क्लियरली यही कहता है कि जो जजमेंट है इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन रेलेवेंट फैक्ट ड्यूली प्रूव्ड। ठीक है, इसका मतलब यहां पर देखिए, अगर कोई चीज कुछ पॉजिटिव कह रहा है तो उसका एक नेगेटिव इंप्लीकेशन भी निकल के आता है। तो इसका नेगेटिव इंप्लीकेशन क्या निकल के आता है कि आप जजमेंट को इरेलेवेंट फैक्ट पर बेस नहीं करोगे। द जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन रेलेवेंट फैक्ट ओनली। इज दैट क्लियर? तो आपको फैक्ट एंड एविडेंस का डिफरेंस समझ में आ गया ना? एविडेंस हम देते हैं फैक्ट को प्रूव करने के लिए, एविडेंस हम देते हैं रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए। ठीक है, और लेकिन जब वो रेलेवेंट फैक्ट प्रूव हो जाता है तो इट इन इटसेल्फ बिकम एन एविडेंस एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये आपको समझ में आ गया फैक्ट और एविडेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट, अब हम लोग करेंगे admissibility and reliability of facts and evidence. Trust me, these topics are very important. तो इनको बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, admissibility शॉर्ट में लिख दे रहा and reliability of facts and evidence. ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, हमारे पास 4 बातें हैं। पहले है हमारे पास admissibility of fact, then we have admissibility of evidence, then we have reliability of fact and then we have reliability of evidence। 4 कैटेगरीज हैं हमारे पास, मैं इसको लिख देता हूं। ठीक है, फर्स्ट वी हैव admissibility of fact,
then we have admissibility of evidence, then we have reliability of fact, and then we have reliability of evidence. पहले समझते हैं एडमिसिबिलिटी और रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है. एडमिसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि उस चीज को कोर्ट जो है वो एडमिट कर सकता है. कोर्ट जो है उस चीज को एडमिट कर सकता है, कोर्ट उस चीज को ले सकता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, बेस्ट एग्जाम्पल है. ठीक है, सपोज a murder took place, a murder takes place. ठीक है, ए के ऊपर ये एलिगेशन लगता है कि उसने बी का मर्डर किया है. इज दैट क्लियर? ए के ऊपर ये एलिगेशन लगता है कि उसने बी का मर्डर किया है. ठीक है, अब यहां पर ए ने दो कन्फेशन दिए हैं. एक है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, ठीक है, एंड द अदर वन इज कन्फेशन टू अ प्राइवेट पर्सन. ठीक है, एक है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर एंड द अदर वन इज कन्फेशन टू प्राइवेट पर्सन. इस फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा, इसी से हम समझेंगे कि पहले इन चारों में से क्या आएगा. ठीक है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो चारों कैटेगरीज मैंने आपको दी हैं, इन चारों कैटेगरीज में पहले कौन सा आएगा? पहले क्या आएगा? पहले क्या एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट आएगा, या पहले एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस आएगा, या पहले रिलायबिलिटी ऑफ फैक्ट आएगा, या फिर रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस आएगा? ये मेरा आपसे सवाल है. ठीक है, अभी हम, हाँ मैं आपको सॉरी एडमिसिबिलिटी समझा रहा था. ठीक है, हाँ, तो एडमिसिबिलिटी का मतलब क्या है? एडमिसिबिलिटी का मतलब ये है कि क्या कोर्ट उसको ले सकता है. फॉर एग्जाम्पल कन्फेशन जो है, क्या कन्फेशन एक रेलिवेंट फैक्ट है? बिल्कुल है. क्या कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, इज दिस अ रेलिवेंट फैक्ट? यस, इट इज अ रेलिवेंट फैक्ट. कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर इज अ रेलिवेंट फैक्ट. ठीक है, बट इट इज लॉजिकली रेलिवेंट. ठीक है, इट इज लॉजिकली रेलिवेंट बट नॉट लीगली रेलिवेंट. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि आपने अगर किसी पुलिस ऑफिसर को कोई कन्फेशन दिया है, ठीक है, तो वो कन्फेशन हम ये मान सकते हैं कि लॉजिकली रेलिवेंट है, लेकिन सेक्शन 23 ये कहता है कि वो पर्टिकुलर कन्फेशन जो है वो इरेलीवेंट रहेगा और उसको आप कोर्ट में एडमिट नहीं करवा सकते. ठीक है, बट क्या कन्फेशन टू अ प्राइवेट पर्सन, इज इट अ रेलिवेंट फैक्ट? यस. और क्या इसको एडमिट करा सकते हैं एज एन एविडेंस? द आंसर इज यस, क्योंकि इसके ऊपर सेक्शन 23 का जो बार है प्राइवेट पर्सन को दिए हुए कन्फेशन पे नहीं लगता है, ये खाली पुलिस ऑफिसर को दिए हुए कन्फेशन पे लगता है. इज दैट क्लियर? अब हम इस पे वापस आते हैं. हाँ, एडमिसिबिलिटी आपको समझ में आ गया. एडमिसिबिलिटी का आसान शब्दों में आपको मतलब समझाऊं तो इसका मतलब होता है परमिसिएबल. मतलब कोर्ट उसको परमिट करेगा कि नहीं, कोर्ट उस पर्टिकुलर एविडेंस को परमिट करेगा कि नहीं, कोर्ट उस पर्टिकुलर फैक्ट को परमिट करेगा कि नहीं. ठीक है, देन वी हैव रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी का मतलब यहां पर यह होता है कि हम उस पर्टिकुलर फैक्ट या एविडेंस पे कितना रिलाय कर सकते हैं, कितना ट्रस्ट कर सकते हैं अपना जजमेंट बेस करने के लिए. मैं लिख देता हूं, एडमिसिबिलिटी मीन्स द permissibility of a fact and evidence. ठीक है, हाँ, reliability means the trustworthiness or confidence of court, trustworthiness or confidence of court on the particular fact or evidence. ठीक है, तो एडमिसिबिलिटी का मतलब होता है जब वो चीज परमिसिबल होता है, मतलब कोर्ट जो है वो मानती है कि इस चीज को मैं एडमिट कर सकता हूं, इस पर्टिकुलर फैक्ट को मैं एडमिट कर सकता हूं, या इस पर्टिकुलर एविडेंस को मैं एडमिट कर सकता हूं. रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर फैक्ट या एविडेंस पे मैं कितना रिलाय कर सकता हूं, कितना ट्रस्ट कर सकता हूं अपने जजमेंट को बेस करने के लिए. इज दैट क्लियर? अब अगेन कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, जो ये 4 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, इनमें पहला स्टेप क्या आएगा? होप सो आपने गेस कर लिया होगा, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा आपको वियर्ड लगेगा, यू मस्ट बी सरप्राइज, बट द फर्स्ट स्टेप इज एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस. द सेकेंड स्टेप इज रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस. द थर्ड स्टेप इज एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट, एंड द फोर्थ स्टेप इज रिलायबिलिटी ऑफ फैक्ट.
अब ये कैसे हुआ है इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। जो यही एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे कि कैसे पहले एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस आता है, देन रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस आता है, देन एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट आता है, एंड देन रिलायबिलिटी ऑफ फैक्ट आता है। कैसे ये होता है आइए इसको समझते हैं। ठीक है, सेम एग्जाम्पल, ए ने कन्फेशन दिया था टू अ पुलिस ऑफिसर एंड सेम उसने कन्फेशन दिया था टू अ प्राइवेट पर्सन। प्राइवेट पर्सन को इन शॉर्ट मैंने पीपी लिख दिया, ठीक है। इट्स नॉट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इट्स अ प्राइवेट पर्सन हियर, ठीक है। सो पहले आएगा एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। अब जैसे मैंने अभी आपको एक चीज समझाया कि क्या पुलिस ऑफिसर को आप कन्फेशन अगर देते हो तो उसको एज एन एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है। मतलब क्या वो पुलिस ऑफिसर कोर्ट में आके टेस्टिमनी दे सकता है कि इसने मेरे सामने इसने कन्फेशन दिया था कि इसी ने बी का मर्डर किया है? द आंसर इज नो, बिकॉज सेक्शन 23 आपको प्रोहिबिट करता है। सेक्शन 23 आपको प्रोहिबिट करता है कि कोई भी कन्फेशन जो आप पुलिस ऑफिसर को देते हो वो रेलेवेंट तो है मगर वो इनएडमिसिबल है, मतलब वो इम्परमिसिबल है, ठीक है। बट क्या कन्फेशन टू अ प्राइवेट पर्सन, क्या ये एक रेलेवेंट फैक्ट है? यस। क्या ये एडमिसिबल है? यस, ठीक है। तो हम अब सपोज यहां पर प्रोसीडिंग शुरू हो गई है, ट्रायल शुरू हो गया है, ठीक है। यहां पर हमने फैक्ट रेस किया कि एक्यूज ने कन्फेशन दिया है एक प्राइवेट पर्सन को, ठीक है। और वो प्राइवेट पर्सन जो है वो कोर्ट में आके टेस्टिमनी देना चाहता है कि इस बंदे ने मेरे को बताया था कि इसने बी का मर्डर किया है, तो कोर्ट उसको अलाउ कर देगा। क्यों? क्योंकि ये एविडेंस जो है एक प्राइवेट पर्सन का, इसके ऊपर सेक्शन 23 का बार अप्लाई नहीं होता है। सेक्शन 23 बीएसए का बार अप्लाई नहीं होता है। तो इस प्राइवेट पर्सन को हम कोर्ट में बुला सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई द फर्स्ट स्टेप इज एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। देखिए, हमने फैक्ट को रेस किया है, अभी फैक्ट एडमिट नहीं हुआ है। आप कोई फैक्ट रेस करते हो तो पहले उसके लिए आपको एविडेंस देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जाके वो फैक्ट एडमिट होता है। तो पहले तो हम एविडेंस ही देंगे ना। तो द फर्स्ट स्टेप इज एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। आप कोई भी रेलेवेंट फैक्ट अगर कोर्ट में रेस करते हो तो पहले क्या होगा, आपको तो रेलेवेंट फैक्ट प्रूफ करना पड़ेगा ना। तो प्रूफ कैसे करोगे उसको आप एविडेंस से प्रूफ करोगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज रेजिंग ऑफ अ रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो रेजिंग ऑफ अ रेलेवेंट फैक्ट। पहले आप एक रेलेवेंट फैक्ट जो है उसको कोर्ट में रेज करोगे, ठीक है। आप बोलोगे देखिए ये रेलेवेंट फैक्ट जो है ये हम प्रूफ करना चाहते हैं। देन कोर्ट बोलेगा अच्छा ठीक है अब आप इसको प्रूफ करिए। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे ठीक है इस रेलेवेंट फैक्ट को मैं प्रूफ करना चाहता हूं बाय द कन्फेशन गिवन बाय द एक्यूज टू अ प्राइवेट पर्सन। कोर्ट बोलेगा अच्छा ठीक है प्राइवेट पर्सन को कन्फेशन है तो हम ये मान सकते हैं कि इसको कोर्ट में प्रूफ किया जा सकता है। अब वहीं पे अगर ये कहते हैं कि कन्फेशन दिया गया था पुलिस ऑफिसर को, तो क्या कोर्ट ये अलाउ करता? नहीं करता। So the confession is given to a police office to a private person. So कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया। आइए हम इसको एडमिट करते हैं, मतलब हम इसको एडमिट करते हैं कि हाँ ठीक है ये जो एविडेंस है ये परमिसिएबल है, तो हम कोर्ट में इस पर्टिकुलर पर्सन का एग्जामिनेशन होने देंगे। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। अब ये जो प्राइवेट पर्सन है ये आके कोर्ट में ओरल टेस्टिमनी दे रहा है, ठीक है, कि एक रात की बात है ए मेरे साथ दारू पी रहा था और दारू पीते हुए उसने मेरे को बताया कि भाई मैंने तो बी का मर्डर किया, उसको यहाँ पे चाकू मारे और वो मर गया, ठीक है। ये कन्फेशन जो है ये प्राइवेट पर्सन अपने ओरल टेस्टिमनी में देना चाहता है, ठीक है। तो यहां पर इसका जो एविडेंस है ये एडमिसिबल है क्योंकि लॉ इसको प्रोहिबिट नहीं कर रहा है, लॉ इसको इम्परमिसिबल नहीं बना रहा है। तो हमने अब प्राइवेट पर्सन को कोर्ट में बुलाया, वहां पर उसने ये बोला कि रात के 8 बजे की बात थी, मैं और ए साथ में दारू पी रहे थे और दारू पीते हुए ए ने मेरे सामने कन्फेस किया कि उसने बी का मर्डर किया है और मर्डर करने के लिए उसने एक चाकू यूज किया था और वो चाकू उसके छाती पे मारा और उसके गले पे मारा, ये वो उसने बोल दिया, ठीक है। और ये कन्फेशन मैं ये पर्टिकुलर टेस्टिमनी मैं कोर्ट के सामने दे रहा हूं, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, जब उसने ये टेस्टिमनी दी तो उसका देखिए आपको पता है ना एग्जामिनेशन के 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है एग्जामिनेशन इन चीफ, जो कि कौन कंडक्ट करता है, पार्टी कॉलिंग द विटनेस। जो भी पार्टी विटनेस को बुलाती है पहले वो उस विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ करती है, और आउट ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन ओनली एग्जामिनेशन इन चीफ इज मैंडेटरी, ठीक है। देन देयर विल बी क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है। ये कौन करता है, ऑपोजिट पार्टी। बहुत इसको लूज टर्म में आपको समझा रहा हूं मैं, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देन देयर मे बी
री एग्जामिनेशन, ये दोनों जो चीजें हैं ना ये डिस्क्रिशनरी है। क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन ये डिस्क्रिशनरी है, इट इज नॉट मैंडेटरी। आप मना कर सकते हो कि आपको क्रॉस नहीं करना या फिर आपको उसका री एग्जामिनेशन नहीं करना, ठीक है। देन देयर विल बी री एग्जामिनेशन, ये कौन करेगा? सेम पार्टी, ठीक है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, उस पर हम लोग डेल्व नहीं करेंगे, बस आप ये चीज समझिए, ठीक है। तो वो पार्टी आई कोर्ट में, वो पर्टिकुलर विटनेस आया जिसको कन्फेशन दिया था एक्यूज ने, उसका पहले चीफ हुआ। अब चीफ होने के बाद उसका क्रॉस होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन करने का पर्पज ये होता है कि जो पर्टिकुलर रिलायबिलिटी है उस विटनेस की, जो पर्टिकुलर क्रेडिबिलिटी है उस विटनेस की, उसको ही स्टक ऑफ कर दो, उसको ही खत्म कर दो, ठीक है। उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछो ना कि वो बंदा अपनी बातों से भटक जाए और कोई ऐसा जवाब दे दे जिससे उसकी रिलायबिलिटी खत्म हो जाए। अब सपोज क्रॉस हुआ उसका, प्राइवेट पर्सन ने अपनी टेस्टिमनी दी कि रात के 8 बजे ये मेरे साथ दारू पी रहा था, दारू पीते हुए इसने कन्फेस कर दिया अपना क्राइम, ठीक है। अब उसके बाद उसका क्रॉस हुआ, क्रॉस में भी जो ऑपोजिट पार्टी थी वो कुछ सब्सटेंशियल निकाल नहीं पाई, ठीक है। कुछ सब्सटेंशियल ऐसा नहीं निकाल पाई उस पर्टिकुलर विटनेस से जिससे ये प्रूव हो सके कि उसके सामने कन्फेशन नहीं दिया है। तो वंस द पार्टी इज डन विद द क्रॉस, तो वहां पर क्या होगा, जो इस प्राइवेट पर्सन की ओरल टेस्टिमनी है इट विल बी रिलायड अपॉन, ठीक है। उसने चीफ हुआ, उसका चीफ हुआ, चीफ होने के बाद क्रॉस हुआ, ठीक है। क्रॉस होने के बाद जो उसकी रिलायबिलिटी थी वो स्ट्रक ऑफ नहीं हुई, वो एकदम बनी रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ वी कैन रिलाई ऑन दिस एविडेंस, एंड दैट्स व्हाई द सेकंड स्टेप इज, फर्स्ट वाज एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस एंड द सेकंड इज रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस। मतलब आपने पहले एक एविडेंस प्रोड्यूस किया, ठीक है, आपने उस एविडेंस को प्रूव कर दिया, ठीक है। नाउ आपने जब उस एविडेंस को प्रूव कर दिया तो हम अब उस एविडेंस पे रिलाई कर सकते हैं, ठीक है, हम उस एविडेंस पे रिलाई कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप विल बी एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट। एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट अब कैसे हुआ, अब देखिए मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। हमने एक फैक्ट रेस किया था, फैक्ट था कन्फेशन का, कि इसने कन्फेशन दिया है। नाउ कन्फेशन इज अ रेलेवेंट फैक्ट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 4 to 50, ठीक है। कन्फेशन इज अ रेलेवेंट फैक्ट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 4 till 50। नाउ अब आपने जो ये रेलेवेंट फैक्ट रेस किया है, कोर्ट बोलेगा इस रेलेवेंट फैक्ट को आप प्रूव करिए। तो आप पहले क्या करोगे, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। आप कोई ऐसा एविडेंस लेके आओगे जो कि कोर्ट परमिट करे। आप क्या पुलिस ऑफिसर को ला सकते हो ये कन्फेशन प्रूव करने के लिए? नहीं ला सकते। आप प्राइवेट पर्सन को ला सकते हो? ला सकते हो। तो एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस हो गया। देन आपने प्राइवेट पर्सन को लाया, उसका एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है। एग्जामिनेशन होने के बाद जो उस पर्टिकुलर पर्सन की रिलायबिलिटी थी वो खत्म नहीं हुई। तो यहां पर क्या हुआ कि नाउ वी कैन रिलाई ऑन दिस पर्टिकुलर एविडेंस, दैट मीन्स रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस, ठीक है। अब सपोज मैं आपको एक बात बताता हूं, इसी में आगे आपको एक चीज बताता हूं। सपोज उसका एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, अगेन उससे सेम सवाल पूछा गया ऑपोजिट पार्टी द्वारा, ऑपोजिट काउंसिल द्वारा, कि बताओ क्या हुआ था। तो उसने बोला अरे सुबह 8 बजे की बात है, मैं और एक्यूज टहलने निकले थे और टहलते टाइम उसने मेरे को कन्फेशन दे दिया। अब मुझे बात बताइए, चीफ में उसने बोला कि रात के 8 बजे साथ में दारू पीते हुए कन्फेशन दिया था। क्रॉस में उसने बोल दिया कि सुबह 8 बजे सुबह 8 बजे हम टहलने गए थे और उस बीच उसने मुझे कन्फेशन दे दिया। अब यहां पर जो टेस्टिमनी है जो उसने चीफ में दी थी और जो क्रॉस में दे रहा है, ये तो कहीं ना कहीं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, एक दूसरे के अगेंस्ट है। तो जब उसकी क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो कैन वी रिलाई अपॉन दिस एविडेंस? नो, वी कैन नॉट रिलाई अपॉन दिस एविडेंस। बट जब उसकी क्रेडिबिलिटी स्ट्रक ऑफ नहीं होगी देन ओनली वी कैन रिलाई अपॉन दिस एविडेंस। मतलब मान लो आपने वहां पर बुलाया उस पर्सन को, ठीक है, उसने अपना चीफ दिया, फिर क्रॉस में उसकी क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय हो गई, तो हम खाली फर्स्ट स्टेज तक पहुंचे लेकिन सेकंड स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय हो गई। तो जब उसकी क्रेडिबिलिटी ही डिस्ट्रॉय हो गई तो क्या उस पर्टिकुलर एविडेंस पे हम रिलाई कर सकते हैं? द आंसर इज नो। बट उसकी क्रेडिबिलिटी अगर डिस्ट्रॉय नहीं होती है तो हम उस पर्टिकुलर एविडेंस पे रिलाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड, नाउ अब जब फैक्ट एडमिटेबल, जब फैक्ट जो है, आई एम सॉरी, जब एविडेंस परमिसिबल हो गया, एडमिट हो गया। सेकंड, जब एविडेंस पे हम अब रिलाई कर सकते हैं, ठीक है, जब ये दोनों स्टेप सेटिस्फाइड हो गए तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नाउ द फैक्ट कैन बी सेड टू बी एडमिटेड। नाउ द फैक्ट कैन बी एडमिटेड एंड दैट्स व्हाई द थर्ड स्टेज इज admissibility of fact.
दैट्स वाई द थर्ड स्टेज इज एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट. आपने एक फैक्ट रेज किया, आपने उस फैक्ट को एविडेंस से प्रूव कर दिया. पहले आप जो एविडेंस लेके आओगे, कोर्ट ये चेक करेगा कि ये पर्टिकुलर एविडेंस जो है ये एडमिसिबल है कि नहीं. कोर्ट ने चेक किया, प्राइवेट पर्सन की टेस्टिमनी है रिगार्डिंग द कन्फेशन. कोर्ट ने बोला ठीक है, डन, आप यहां पर इस प्राइवेट पर्सन को बुला सकते हो, इसकी टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करवा सकते हो गया. नेक्स्ट, उसकी टेस्टिमनी रिकॉर्ड हुई, उसका चीफ हुआ, उसका क्रॉस हुआ, जो उसकी क्रेडिबिलिटी थी वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई. तो यहां पर जो एविडेंस है, नाउ वी कैन रिलाई अपॉन दैट एविडेंस. नेक्स्ट, जैसे ही एविडेंस पे हम रिलाई कर सकते हैं तो वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर फैक्ट हैज बीन ड्यूली प्रूव्ड. एंड व्हेन दैट पर्टिकुलर फैक्ट इज ड्यूली प्रूव्ड, वी विल एडमिट द फैक्ट. We will admit the fact in the court record. Last is reliability of fact. Why reliability of fact is at last? Because मैंने आपको सेक्शन 168 का प्रोवाइजो पढ़ाया था और उसमें क्या बोला था? उसमें ये कहा था कि that the judgment must be based upon relevant fact duly proved. सेक्शन 168 प्रोवाइजो 1 क्या कहता है? That the judgment must be based upon relevant fact duly proved. ठीक है, relevant fact duly proved. ठीक है, that a judgment must be based upon relevant fact duly proved. अब देखिए, रिलायबिलिटी ऑफ फैक्ट में यहां पर क्या होगा? यहां पर रिलायबिलिटी ऑफ फैक्ट में ये होगा कि कोर्ट जो है, जितने भी रेलेवेंट फैक्ट ड्यूली प्रूव्ड हैं उनको कंसिडरेशन में लेगी कोर्ट. ठीक है, और उनको कंसिडरेशन में लेने के बाद वो ये चेक करेगी कि क्या चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कंप्लीट हो रहा है. दैट द कोर्ट विल टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल द relevant facts duly proved and check whether the chain of circumstantial evidence is complete or not. ठीक है, मैंने आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था ना. मैंने आपको ये बताया था, अगर चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कंप्लीट नहीं हो रही है तो वहां पर बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो हम एक्यूज्ड को देंगे. इज दैट क्लियर? तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन को कंप्लीट करने के लिए कोर्ट जितने भी रेलेवेंट फैक्ट्स जिनको एडमिट कर लिया गया है उन पर रिलाई करेगी, और वो रिलाई तभी कर पाएगी अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन कंप्लीट हो गई होगी तो. इज दैट क्लियर? ठीक है, आई होप नो डाउट. आप अब यहां पे कोई डाउट नहीं होगा आपको. ठीक है, ओके. सो आई गेस इतना ही आज मेरे को समझाना था. मैं एक बार फिर से आपका रिवीजन कराता हूँ और एक दो चीज़ें और भी ऐड करनी थी मेरे को, जो मैंने आपको पिछले कुछ लेक्चर्स में नहीं बताया था, वो मैं अभी आपको बता दे रहा. ठीक है, तो आज हमने फैक्ट एंड एविडेंस का डिफरेंस समझा. हमने ये समझा कि एविडेंस हम देते हैं किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए, और जैसे ही हम एविडेंस देके उस फैक्ट को प्रूव कर देते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर फैक्ट है वो भी एक एविडेंस बन गया. एंड दैट्स व्हाई वी कॉल रेलेवेंट फैक्ट एज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और एविडेंशियरी फैक्ट्स. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, हमने एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट एंड एडमिसिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फैक्ट एंड एविडेंस के बारे में पढ़ा. हमने इसमें यह समझा कि सबसे पहला स्टेज क्या होगा? एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस. सेकंड स्टेज क्या होगा? रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस. थर्ड क्या होगा? एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट. एंड द फोर्थ विल बी रिलायबिलिटी ऑफ फैक्ट. ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है? अगर कोई भी डाउट होगा मैं दोबारा इस पूरे टॉपिक को कवर कर दूंगा, आप प्लीज मेरे को कमेंट करके बता देना. ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको एक दो बातें बता दे रहा. जो फैक्ट इन इशू होता है ना, इसका एक लैटिन टर्म है, वी कॉल इट एज फैक्टम प्रोबेंडम. ठीक है, एंड रेलेवेंट फैक्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज फैक्टम प्रोबेंशिया. ठीक है, फैक्ट इन इशू आर द मेन फैक्ट जिसको आपको प्रूफ करना ही पड़ता है किसी इंसान को गिल्टी साबित करवाने के लिए, और जो रेलेवेंट फैक्ट होते हैं वो इसके सराउंडिंग फैक्ट्स होते हैं. ठीक है, रेलेवेंट फैक्ट का सिर्फ एक पर्पस होता है कि जो मेन फैक्ट है उसको प्रूफ करे. ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको पिछले कुछ लेक्चर से बता नहीं पाया था, दिमाग से निकल गया था. ठीक है, तो आई होप अभी आपको कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी.
ठीक है, कि एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस पहले क्यों आता है, फिर रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस क्यों आता है, देन एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट क्यों आता है, एंड देन रिलायबिलिटी ऑफ फैक्ट क्यों आता है। रिलायबिलिटी ऑफ फैक्ट जो है और एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट जो है, इसको सेक्शन 168 का प्रोवाइजो 1 गवर्न करता है। मैं आपको बता देता हूं कि एडमिसिबिलिटी और रिलायबिलिटी के रिगार्डिंग हमारे पास भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोई भी प्रोविजन नहीं है। इसका मतलब क्या है, मतलब हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है इस रिगार्डिंग, हमारे पास कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है बीएसए के अंदर जो हमें बताए कि कौन सा फैक्ट और कौन सा एविडेंस जो है उसको हम एडमिट करेंगे। तो कोई भी फैक्ट उसको कब एडमिट करना है और उस पर कब रिलाई करना है, इट इज टोटली द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, इट इज टोटली द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, और मैं आपको एक चीज और बता दे रहा, जो एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस का स्टेज है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज यही है। आप एविडेंस को कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पहले तो वही चेक करेंगे ना। जैसे मैंने आपको, अगर आपको याद हो, बीएनएसएस के लेक्चर में आपको बताया था बाय वर्चुअल सेक्शन 181, अगर आपने मेरा बीएनएसएस का लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने सेक्शन 181 को बहुत डिटेल में पढ़ा है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि अराउंड 3 से 4 घंटे लगे थे ये 181 कंप्लीट करने में। ठीक है, तो 181 में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर कोई भी अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है तो उस स्टेटमेंट की कोई भी एविडेंशियल वैल्यू नहीं होगी ड्यूरिंग द ट्रायल। ठीक है, अब सपोज कन्फेशन जो है वो पुलिस ऑफिसर को दिया गया था स्टेटमेंट के थ्रू, तो 181 उसको भी प्रोहिबिट कर देगा कोर्ट में प्रोड्यूस करने से। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो ये सब ध्यान रखिएगा। सो वी आर डन फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। I'll meet you in the next lecture.